नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेल अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी मात्रा उसकी गणना किस तरह की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटीज ऑफ द सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिब्स ऊर्जा और सेल विभव। गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है। एक उत्क्रमणी केल्विन सेल में यदि अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है तो सेल की अधिकतम विद्युत कार्य संपन्न करवाया जाता है। एक निश्चित ताप और दाब पर विद्युत कार्य सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा और सेल की विद्युत वाहक बल के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के बराबर होता है। माना कि एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तथार्थ एक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई अथवा अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो कुल प्रवाहित धारा की मात्रा NF इक्वल टू यह कि सेल की विद्युत वाहक बल E है तो विद्युत कार्य कितना हो गया NEFE के बराबर हो गया। चूंकि यह विद्युत कार्य गिब्स ऊर्जा द्वारा परिभाषित किया जाता है अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी में वेव होने पर होता है अतः मुक्त ऊर्जा में कमी किए गए विद्युत कार्य के बराबर होती है डेल्टा जी इक्वल टू NFE। जैसे कि हम जानते हैं कि सवतः अभिक्रियाओं में के लिए मान ऋणात्मक होता है अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। जिन अभिक्रियाओं में मानक धनात्मक होता है वह सवतः अभिक्रियाएं होती हैं अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। उसकी सेल अभिक्रिया सवतः नहीं होगी। समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल शून्य होता है। सवतः प्रक्रम में डेल्टा जी की वैल्यू ऋणात्मक होती है, ई की वैल्यू धनात्मक होती है। असवतः पर अभिक्रिया हो रही है तो धनात्मक और ऋणात्मक उल्टा हो जाएगा जस्ट। और प्रक्रम अगर साम्यावस्था में है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। मुक्त ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा और अन्य फंक्शंस में क्या रिलेशनशिप है। सेल की विद्युत वाहक बल को अन्य उष्मागतिकी फलक जैसे एंथैल्पी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन आदि ज्ञात करने के उपयोग में लाया जाता है। उष्मागतिकी में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण समीकरण है जो कि इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। डेल्टा जी इक्वल टू एच प्लस टी डेल्टा जी जीरो अपॉन डेल्टा टी with respect to p. Delta G is equal to delta H plus T delta G upon dt with respect to p. माइनस डेल्टा G माइनस H स्थिर ताप पर किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी तथा एंथैल्पी में कमी है। एंथैल्पी की कमी माइनस डेल्टा H को स्थिर दाब पर उष्मा अभिक्रिया उष्मा कहते हैं। NFE is equal to माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा NFE upon dt with respect to p. NFE is equal to minus delta H minus NTF with delta E upon dt with respect to P। अर्थात डेल्टा E मतलब E की वैल्यू जो होती है माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T डेल्टा E अपॉन T P के बराबर होगी। यहाँ DE अपॉन DTP स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि सेल का E उसके गुणांक के मान के ज्ञात हो तो सेल का हम ज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है तो माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच एन एफ ई। अर्थात इस समीकरण के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मानक विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में क्या डिफरेंस रिलेशनशिप है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक मानक सेल विभव जिसका मान मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है का उपयोग करके अभिक्रिया की समय स्थिरांक का निर्धारण किया जा सकता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में दो अर्ध सेल की अभिक्रियाओं को युग्म माना जाता है। उदाहरण के लिए N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C और M2D। तो के की वैल्यू गोल्बर्ट-ऑरवाल्की के नियमानुसार एक स्थिरांक निकाल लेंगे, इसके द्वारा निकाल लेंगे। यदि अभिक्रियाओं में सेल अभिक्रिया मान लिया जाए तो नेक्स्ट के समीकरण अनुसार इसको इस तरह व्यक्त करते हैं। डेल ई सेल इक्वल टू E0 माइनस RT NF log ऑफ AC और A का D फिर A का A और A का B। उपरोक्त समीकरण में साम्यावस्था पर डी सेल की वैल्यू 0 होने पर तो ई सेल इक्वल टू ये हो जाएगी और इसकी log ऑफ 10 की वैल्यू log ऑफ K की वैल्यू इस तरह निकाली जाएगी। और अभिक्रिया में राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, हम राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विभव की मान हम इसके द्वारा ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ध्रुवण, अति विभव और हाइड्रोजन अति वोल्टेज, पोलराइजेशन अवर पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन अवर वोल्टेज। तो पहले बात करें ध्रुवणता।
ध्रुवण क्या होगा? गेल्विंग सेल में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, इससे तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती जाती है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, अर्थात समय के साथ विद्युत वाहक बल कम होता जाता है। उत्क्रमणी सेल के अनुसार विद्युत कार्य जो होता है वह मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, अर्थात माइनस डेल्टा जी इक्वल टू जी जेड ई एफ। अर्थात अगर सेल में उत्क्रमणीय रूप से कार्य करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है वो मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होती है, अर्थात माइनस डेल्टा जी इक्वल टू इसके अंतर के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में उत्क्रमणीय सेल में विद्युत अपघटन के लिए जो विभवांतर होगा वो उत्क्रमणीय विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। इस प्रकार सेल में विद्युत अपघट्य के लिए लगाया गया विभव सैद्धांतिक विभव से अधिक होगा, अर्थात वे ध्रुवित हो गए हैं। ये अतिरिक्त विभव ध्रुवित विभव कहलाएगा, अर्थात इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ये वास्तव में कॉपर इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन में एकत्रित हो जाने के कारण होती है। इस कारण से विद्युत धारा कम होती है, अंत में शून्य हो जाती है। इस प्रभाव को सेल का ध्रुवण कहते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रखे गए इलेक्ट्रोड के बीच में धारा पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर निकलती रहती है। जैसे H2SO4 इक्वल टू H2SO4 इक्वल टू 2H प्लस SO4 माइनस 2SO4 H2O, इस तरह से ये हम सेल रिएक्शन देखते हैं। विलयन की बार धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, जबकि विलयन के अंदर वो एनोड से कैथोड की ओर बहती है। यदि बैटरी को हटा दे तो दोनों इलेक्ट्रोडों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अल्प धारा प्रवाहित होती रहती है, किंतु इस धारा की दिशा विद्युत अपघटन के दौरान सद्भावने वाली दिशा के प्रतिकूल होती है, अर्थात वह धारा सेल के भीतर एनोड से कैथोड की ओर बहती है। इस कारण से यह है कि विद्युत अपघटन के दौरान प्रयुक्त प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुदबुद ढक जाते हैं और गैस इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। क्योंकि इन नए इलेक्ट्रोडों का विद्युत वाहक बल बैटरी के विद्युत वाहक बल के विपरीत है, इसलिए इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। विरोध कर रहा है, इसलिए विद्युत अपघटन के उत्पाद द्वारा फलित विरोधी विद्युत वाहक बल की गणना को ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण को प्रदर्शित करने के लिए एक साधारण सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत घंटी से जोड़ देते हैं। ये कार्य से जब सेल कार्य करेगा तो घंटी बज जाएगी और धीरे धीरे आवाज कम होती जाती है और सेल बंद हो जाता है। इसका कारण है कि सेल का पूर्ण ध्रुवण होने पर आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। सांद्रता ध्रुवण विद्युत अपघट्य की उत्क्रमणीय आयनों को हटना जो डिफरेंस बोलते हैं। अगर विलयन को अच्छी तरह से जोर नहीं हिलाते हैं तो इलेक्ट्रोड के चारों ओर आयनों की सांद्रता अलग अलग होती है। इसका सांद्रता में परिवर्तन को एक नई प्रकार में विरुद्ध दिशा में सेल बन जाता है। इस प्रकार के ध्रुवण को सांद्रता ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण को हटाने के तरीके यांत्रिक विधि द्वारा इलेक्ट्रोड पर जमी हुई हाइड्रोजन को ब्रश से साफ कर लेते हैं। दूसरा विद्युत रासायनिक विधि, सेल में दो ऐसे विलयन काम में लेंगे होंगे जिससे निकली हुई हाइड्रोजन दूसरे विलयन के धातु आयनों के संपर्क में आए या ऐसी गैस निकले जो ध्रुवण नहीं करे, इसे बुनसन सेल उसका उदाहरण देखने को मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया विधि, सेल की ध्रुवणता किसी प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ को काम में लेकर भी कम की जा सकती है, जैसे क्रोमिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देते हैं, H2 प्लस H2 अर्थात वे पदार्थ जो ध्रुवण को पूर्णतः और आंशिक रूप से कम करते हैं उन्हें विद्रव्य पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लेक्लांसी सेल विद्रव्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। एक आती है अवर वोल्टेज माने अवर पोटेंशियल या अधिक वोल्टता। किसी सेल की विद्युत वाहक बल के बराबर या थोड़ी मात्रा में अधिक विद्युत वाहक बल लगाने पर सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि सेल अभिक्रिया में उत्क्रमण करने के लिए विरुद्ध वोल्टेज या विद्युत वाहक बल का मान बहुत अधिक लगाना पड़ता है। किसी अम्ल के विलयन में विद्युत अपघटन के लिए वांछनीय वोल्टता एक वायुमंडलीय एक हाइड्रोजन के साथ होने वाली उत्क्रमणीय सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। किंतु ये देखा गया है कि प्रक्षेपित अपघटन वोल्टता सैद्धांतिक मान से सदा अधिक होती है। उदाहरण के लिए Pt H2 1 वायुमंडलीय दाब HCl और इसके बराबर होती है। तब वोल्टता 1.12 वोल्ट और अगर विरुद्ध वोल्टता 1.12 वोल्ट से थोड़ा अधिक लगाए तो सेल अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाएगी तथा वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है, इसके विरुद्ध 1.72 वोल्ट की आवश्यकता होती है, जबकि गैल्वेनिक सैद्धांतिक मान 1.12 वोल्ट है। अतः उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया के लिए 0.60 वोल्टता की और अधिक आवश्यकता होती है। यह अधिक वोल्टता है। इसकी व्याख्या इस तथ्य के आधार पर की जा सकती है कि एक अल्प धारा का प्रवाह होने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्रुवण होगा, जो संभवतः इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है।
इसी प्रकार से तनु अम्ल के विद्युत अपघटन के लिए प्लेटिनम और शीशे के इलेक्ट्रोड के साथ 1.7 और 2.2 वोल्ट धारा की आवश्यकता होती है। ये सैद्धांतिक मान केवल 1.23 होता है। अतः ये अधिक वोल्टता से जो सेल की उत्क्रमण अभिक्रिया में होने उससे वोल्टता से लगाया जाता है, उसे अधिक वोल्टता कहलाती है। अतः जिस वोल्टता पर कोई गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है, जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए, उसके अंतर को अधिक वोल्टता कहते हैं। इस अधिक वोल्टता को, जिसको बबल ओवर वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आती है हाइड्रोजन अधिक वोल्टता। इस प्रकार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन के लिए प्लेटिनाइज या प्लेटिनम शीशे इलेक्ट्रोड लेते हैं। उत्क्रमण सेल में हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्लेटिनम के अलावा अन्य इलेक्ट्रोड जैसे जिंक, कैडमियम, टिन, मरकरी आदि ले तो अधिक वोल्टता का मान 1 वोल्ट से अधिक होगा। अतः जिस वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है, जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था, उसे अंतर को हाइड्रोजन वोल्टता कहते हैं। इस प्रकार एनोड पर किस वोल्टता से ऑक्सीजन मुक्त होती है, वो जिस सैद्धांतिक मान को मुक्त होती है, उस अंतर को ऑक्सीजन की अधिक वोल्टता कहते हैं। ये टेबल देखिए, इस टेबल में हाइड्रोजन अधिक वोल्टता और ऑक्सीजन अधिक वोल्टता दोनों की वैल्यू साथ में दी हुई है। तो जैसे प्लेटिनाइड में, प्लेटिनियम में, पैलेडियम में, सिल्वर में, इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अलग है। धातु में हाइड्रोजन अधिक वोल्टता अधिक है तो ऑक्सीजन अधिक वोल्टता कम होती है। ये एक दूसरे की विपरीत है, पर सत्य भी, विपरीत भी है, सत्य भी है। अधिक वोल्टता पर विद्युत धारा, पीएच, ताप, शुद्ध अशुद्धियां और दाब पर असर पड़ता है, मानी कि इसके द्वारा असर देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पास में पोलराइजेशन और उससे रिलेटेड बात हमने इस लेक्चर में की। धन्यवाद।